नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टू यू विन फैक्ट में। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, यह लाइट का आपका चौथा वीडियो है। अभी तक हमने 3 वीडियो बना चुके हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे 3 वीडियो नहीं देखे हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वो वहां पर जा करके वो तीनों वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं लाइट का चौथा वीडियो। ठीक है, आइए चलते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, इसके पहले जो है हमने इनके रूल पढ़ लिए थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु का गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए निम्न 3 नियमों का होना जरूरी है। ठीक है, इनमें से किन्हीं 2 नियम का उपयोग करके हम प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, इनको पहले थोड़ा सा बड़ा बड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, पहले में कहा गया है यानी कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के क्या हो, पैरेलल यानी कि समांतर आए तो वह परावर्तित होकर के कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। फर्स्ट रूल ये था। ठीक है, सेकेंड रूल कह रहा है आपका, उसको जान लेते हैं। सेकेंड रूल कहता है कि जब आपकी कोई प्रकाशित किरण, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तो वह परावर्तित होकर के उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, दूसरा रूल ये कहता है। ठीक है, अगर इसका डिटेल में आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा रूल कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जो मुख्य किरण है वह परावर्तन होकर क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा रूल ये कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा रूल कहता है कि जब कोई प्रकाशीय किरण ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव से परावर्तित होती है तो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, जिसमें से परावर्तन के नियम का पालन करती है। ठीक, चौथा रूल ये कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर के रूल। ठीक है, ये रहे आपके 4 रूल। ठीक है, इसी के अनुसार हम जो है आगे प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करेंगे। आइए चलते हैं। तो ए नंबर में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण की सहायता से हम जो है प्रतिबिंब को बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाने के लिए इसमें 6 स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं? 6 स्थितियां हैं जिससे हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं पहली स्थिति में। पहली स्थिति यह है कि जब वस्तु की स्थिति अनंत दूरी पर हो, यानी कि जब कोई वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर हो, दर्पण के सामने कहाँ पर हो, अनंत पर हो, उस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, आइए इसको जान लेते हैं। यानी कि कह रहा है कि अनंत दूरी पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं। क्या होती है? समांतर होती हैं, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। यानी कि जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनेगा, आपका मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और क्या होगा? उल्टा होगा। और उसका आकार कैसा होगा? तो वह बिंदुवत आकार का होगा, जैसा कि सामने आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से आप देख लीजिए, ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है। ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आपकी वस्तु है। ये क्या है? आपकी वस्तु है ए बी। ये क्या है? आपकी वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत पर रखी है। ठीक है, यहाँ से ये प्रकाश किरण आ रही है। ये आपकी प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये आपकी क्या है? ये मुख्य अक्ष है, आपकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के क्या समांतर आ रही हैं। तो हमने रूल बताया है कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन होके वह कहाँ से जाएगी? वो जाएगी आपकी मुख्य फोकस से। ठीक है, तो ये परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी? आपकी मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ये नीचे वाली भी समांतर आ रही है और परावर्तित होकर के कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि वास्तव में किरणें आपस में मिल रही हैं। ठीक है, और कैसे मिल रही है? बिंदुवत मिल रही हैं, तो इसका आकार कैसा होगा? बिंदुवत होगा और उल्टा होगा। ठीक है, कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी कि जब वस्तु अनंत स्थिति पर होगा तो उसका जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक बनेगा, बिंदुवत बनेगा और वस्तु से उल्टा बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये आपका 1 नंबर में पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो बताइए उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ऑप्शन में दे देगा वास्तविक, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? ये बनेगा आपका वास्तविक। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी है। कहाँ पर? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका अनंत है। ठीक है, यहाँ कहीं पर अनंत है। ठीक है, अनंत की कोई स्थिति नहीं होती और ये आपका है वक्रता केंद्र। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर ए बी आपकी एक वस्तु रखी हुई है।
ठीक है। तो एक किरण आपकी कहाँ से होकर के जाएगी, समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, और दूसरी किरण क्या है, वो आपकी जाएगी वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो जो वक्रता केंद्र से किरण जाती है वो सीधा लौट आती है, जैसे कि ये आपकी गई, ये आपकी गई और लौट करके उसी मार्ग पर सीधा वापस लौट आती है। लेकिन जो समांतर जाती है वो परावर्तित होकर कहाँ से जाती है आपकी, वो मुख्य फोकस से जाती है, और ये दो किरणें जहां पर भी मिलती हैं, ठीक है, वहां पर उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, तो ये जाके आपकी मिल रही हैं ए बी डैश और ए डैश में। कहाँ पर मिल रहे हैं, बी डैश और ए डैश में। तो ए डैश और बी डैश में जाकर के मिल रही हैं। तो देखिए इसका जो प्रतिबिंब है कैसा बन रहा है, ये वस्तु है आपकी, ये आपकी क्या है, वस्तु है। वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। वस्तु ऐसे रखी है तो ये वस्तु के विपरीत ऐसे बन रहा है, यानी कि वस्तु से उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। लेकिन ये किरणें जो है वास्तव रूप में मिल रही हैं, तो ये कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आइए इसको पढ़ लेते। इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। ठीक है, तीसरी स्थिति क्या कहती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, यानी कि अब क्या हुआ कि वस्तु को अब जब वक्रता केंद्र पर स्थित किया गया, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी आपकी वस्तु रख दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से भी दो किरणें निकलेंगी। किरणें तो बहुत सारी निकलती हैं, लेकिन हम दो किरणें लेते हैं। कौन कौन सी, एक किरण आपकी जाएगी समांतर मुख्य अक्ष के, ये आपकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, एक जाएगी आपकी मुख्य अक्ष के समांतर और एक जाएगी आपकी कहाँ से, वक्रता केंद्र से। ठीक है, और एक किरण और जाती है, वो कहाँ से जाएगी, आपकी मुख्य फोकस से। तो जब मुख्य फोकस से होकर के जो जाती है वो क्या होती है, समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। और जो किरण कहाँ से होकर के जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाती है, वो कहाँ से होकर के जाती है, वो आपकी फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, ये जो किरणें हैं, और एक आपकी कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से, तो वो सीधा जाती है और सीधा लौट आती है। तो ये तीनों किरणें जाकर के कहाँ पर मिल रही हैं, इस जगह पर। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको इस जगह पर, यानी कि ए डैश और बी डैश, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसी के वस्तु के जस्ट नीचे बनेगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट यह है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तब प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रख दी जाती है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है कि वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है और वस्तु से क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु की स्थिति बताइए। तो वस्तु की स्थिति यही रहेगी कि वह कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। और दूसरी स्थिति कि वो वस्तु से उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कहता है, अब जब वस्तु को हम कहाँ पर रख दें, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ पर रख दें, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। चलिए ठीक है, इसको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देते हैं। ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, ये सी, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र, और ये है आपका फोकस। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम रख देते हैं। ये है आपका ए और ये है आपका बी, ये वस्तु हो गई। ठीक है, जब यहाँ पर हम उसको रखें, ठीक है, तो क्या होगा कि एक किरण आपकी गई और मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन होकर कहाँ से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर, और ये आगे निकल गई। ठीक है, दूसरी किरण हमने गुजारी कहाँ से, मुख्य फोकस से, और वो परावर्तित होकर के कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, तो ये जाकर के कहाँ पर मिल रही हैं, ये ए डैश और बी डैश पर जाकर के मिल रही हैं। ठीक है, तो ये किरणें जहां पर मिलेंगी, ठीक है, वहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वस्तु की जो ऊंचाई है और प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और वस्तु ऐसे है और प्रतिबिंब ऐसे है। ठीक है, यानी कि जस्ट विपरीत, तो क्या होगा, उल्टा होगा। और यह स्थिति क्या होगी, मतलब बनेगा कहाँ पर, तो ये बनेगा आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, कहाँ पर, वक्रता केंद्र और अनंत, ये आपका क्या है, अनंत है। ठीक है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी। अर्थात कि जब वस्तु को हम कहाँ पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं
तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर बनेगी, ठीक है। लेकिन वस्तु से क्या होगी, बड़ी होगी और उल्टा होगी और वास्तविक होगी, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि जब वस्तु फोकस पर हो, कहां पर, अब हम वस्तु को क्या कर दें, फोकस पर ले आए, ठीक है। तो जब वस्तु को फोकस पर ले आते हैं, ठीक है, तब उसका प्रतिबिंब कहां पर, अनंत दूरी पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है, ठीक। आइए देख लेते हैं। ये रहे आपका वस्तु ए और बी, ठीक है। यहाँ से एक किरण गई वह मुख्य अक्ष के समांतर और ये परावर्तित होकर कहाँ से गई, मुख्य फोकस से, ओके, ठीक। एक किरण आपकी गई वक्रता केंद्र से, ठीक है। ये आपकी गई पहले ऐसे और उसी मार्ग पर परावर्तित होकर ये ऐसे निकल गई, ठीक है। अब ये दोनों देखिए कितनी दूरी है, ठीक है। इनको मिलते मिलते पता नहीं ये जाके कहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। ये मिलेंगी तो कहीं ना कहीं, लेकिन अब पता नहीं कहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। इसलिए इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा क्योंकि देखिए इसको जब डैश डैश करेंगे, ठीक है, तो ये दूरी आपकी क्या होगी, बढ़ती ही चली जाएगी, ठीक है। ये ऐसे बढ़ती जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये जाके कहीं पर ऐसे जाके कहीं मान लीजिए अनंत पर कहीं पर भी जाके ये जहां भी मिलेंगी, ठीक है, ये जहां भी मिलेंगी तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। और कहाँ बनेगा, अनंत पर होगा, ठीक है, और उल्टा होगा, ठीक है। लेकिन ये किरणें जहां भी जाएंगी वास्तविक रूप पर ही मिलेंगी, तो इसलिए ये वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक। ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट में चलते हैं, आखिरी पॉइंट। आखिरी पॉइंट क्या है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच पर हो, ठीक है, यानी कि अब वस्तु को हम कहां पर ले आए, फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच होती है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहां पर, एक यही अवतल दर्पण की एक ऐसी स्थिति है जहां पर उसका प्रतिबिंब अवतल के पीछे बनता है, सॉरी दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, ठीक। अवतल दर्पण की केवल यही मात्र एक ऐसी स्थिति है जहां पर वस्तु क्या होगा, आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा और क्या होगा, सीधा होगा, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, इसको समझ लेते हैं कैसे। ये आपका रहा अवतल दर्पण, ठीक है, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर ये फोकस है और ये है आपका ध्रुव, ठीक है। इनके दोनों के बीच में यहाँ पर ए और बी एक वस्तु रखी गई है, ये ठीक है, ये आपको दिख रही होगी, ठीक। यहाँ से एक किरण आपकी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएगी मुख्य फोकस से, और एक किरण आपकी जो है कहाँ से जाएगी, ऐसे सीधा जाएगी वक्रता केंद्र से और परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। अब आप इसको देख रहे होंगे कि ये किरण इस साइड वास्तविक रूप में तो कहीं मिलना संभव है नहीं, क्योंकि आगे जितना भी जाएंगी ये क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है, ठीक है। तो इनको आप समझ गए कि ये वास्तविक रूप में तो कहीं मिलेंगी नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा कि दर्पण के पीछे जाके कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है। ये कहाँ पर मिल रही है, आपकी दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और जहां भी पीछे मिलेंगी तो क्या होगा, वस्तु से ऊपर की तरफ देखिए ऐसे ऊपर जाके कहीं मिल रही है, ऊपर मिल रही है, तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। और कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। जैसी वस्तु रखी है उसी प्रकार से देखिए बन रहा है। वस्तु ऐसे रखी है तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही बन रहा है, लेकिन क्या वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन ये कैसा रहेगा, आभासी रहेगा, क्योंकि वास्तविक रूप से तो मिल नहीं रहा, आभासी रूप से मिल रहा है, तो ये कैसा होगा, आभासी होगा। ये बात क्लियर हो गई। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये रही अवतल दर्पण की प्रतिबिंब के बनने की स्थितियां, ठीक है। 6 स्थितियां होती हैं। पहली, जब वस्तु आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें, ठीक है। तो जब वस्तु को आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसकी अलग स्थिति होगी। इसको हम आगे एक ग्राफ से समझेंगे। आइए चलते हैं, ठीक है। ये पूरी एक सारणी है, ठीक। यहाँ पर वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति तथा विन्यास, ठीक है। ये एक ग्राफ में आप समझ सकते हैं, एक नजर में इसको समझ लेंगे, ठीक। पहला कह रहा है कि वस्तु जब अनंत पर है, ठीक है,
तो वह क्या होगा, उसका प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनेगा, ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार बिंदुवत होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। ये 1 नंबर में आपके पूछेंगे, ये कंपटीशन लेवल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मत समझिए कि कक्षा 10 के लिए है, ये सभी के लिए है, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है, और जो हाई स्कूल के हैं वो इसको ध्यान से पढ़ें, आगे चल के यही काम देने वाला है, ठीक है। तो अगला नंबर कहता है कि वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच जब कोई वस्तु रखी हो, ठीक है, तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ठीक है। लेकिन उसका जो आकार है वो प्रतिबिंब का कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। एक बात बता दें, अवतल दर्पण में सिर्फ एक ऐसी स्थिति है जो फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है, और दूसरी स्थिति ये है कि जब फोकस पर है, उसी स्थिति में क्या होगा कि वस्तु से बड़ा बनेगा, अन्यथा वस्तु से क्या होगा, सब छोटे बनेंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर, जब आप वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रख दे, तो जब वक्रता केंद्र पर बनेगी तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पर ही रहेगी और वस्तु के समान यानी कि वस्तु के बराबर होगी, ठीक है, और वास्तविक और उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, कैसा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये आपका सभी स्थितियों में वास्तविक और उल्टा बनता चला जाएगा, लेकिन जब आप कहाँ पर दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तब जाके वह आभासी और सीधा बनेगा, अन्यथा सभी स्थितियों में क्या होगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा अवतल दर्पण में, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर कहता है कि जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है, तो वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच बनेगा, ठीक है, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट 5वां पॉइंट कहता है फोकस पर, जब आप वस्तु को फोकस पर रख देंगे तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनेगी और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। 6वां नंबर, दर्पण के ध्रुव और दर्पण के फोकस पर अगर रखते हैं, ठीक है, तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा और आभासी तथा सीधा बनेगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लीजिए और इसको दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका 1 नंबर में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे आता है कि अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स, ठीक है, इनको पढ़ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने के दर्पणों के रूप में करते हैं, ठीक है, यानी कि इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, डॉक्टर मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने तथा नाक, कान और गले की जांच में अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक है, यानी कि डॉक्टरों के लिए उपयोगी है। जब डॉक्टर आपके मुंह के अंदर या कान के अंदर कुछ चीज़ उसको देखना होता है तो क्या होता है, उसका आकार बड़ा कर देता है, ठीक है, तो जिस कारण से उसको देखने में आसानी होती है, तो ये डॉक्टरों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। आगे आते हैं, तीसरा, अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट, मोटर कारों तथा रेल इंजन के प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग टार्च में भी किया जाता है, सर्च लाइट, मोटर कारों और रेल इंजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए टार्च लाइट में ये कहाँ पर लगा होता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी टार्च है, ये आपकी क्या है, टार्च है, ये आपका गोल गोल एक प्लेट लगी होती है, ठीक है। इसमें से जो है आपने देखा होगा कि ऐसे कटोरी होती है, ठीक है, टार्च में, और यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, ठीक है। तो ये बल्ब से जब प्रकाश निकलता है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब आप टार्च को देखा होगा कि टार्च एक जो है प्रकाश को फैलाती नहीं है, ठीक है, एक बिंदु एक मतलब बंडल के रूप में जाता है प्रकाश, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब यहाँ पर बल्ब जलाते हैं तो यहाँ पर लगा होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये क्या करता है, उन किरणों को परावर्तित करके एक सीधा क्या कर देता है, सीधा उनको समांतर रूप में भेज देता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसको मत समझ लीजिएगा कि जो ऊपर ऐसे ढक्कन लगा रहता है वो आपका दर्पण हो, तो वो दर्पण नहीं होता है, ठीक है, वो कांच होता है, ठीक है। दर्पण आपका होता है जो ऐसे होता है, ठीक है, और वहां पर ये बल्ब, तो ये आपका दर्पण होता है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला पॉइंट आते हैं, ठीक। चौथा, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है, जिससे मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुंच जाता है, ठीक है। अगला 5वां पॉइंट, अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्य के रूप में भी करते हैं, ठीक है। 6वां, अवतल दर्पण का उपयोग
सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण करता क्या है कि प्रकाश को सिकोड़ता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रकाश को सिकोड़ता है। अगर मान लीजिए बहुत सारी किरणें अगर एक बिंदुवत आकार में कर दिया जाए तो क्या होगा कि सूर्य की किरणों में इतनी गर्मी होती है कि अगर सभी किरणें एक बिंदुवत कर दिया जाए तो क्या होगा, वो बहुत हीट होगा और वो क्या जलने लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। बी नंबर कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब अभी तक हम पढ़ रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उसके उपयोग। ठीक है, अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी दो स्थितियां होती हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, इसको जान लेते हैं। पहली स्थिति ये होती है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ पर, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, तो जब उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखी वस्तु AB का प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, सीधा तथा अत्यधिक छोटा दर्पण के पीछे फोकस F पर बनता है। ठीक है, जैसा कि आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण की पहचान आपको मालूम होगी, मालूम है। ठीक है, कि इसमें धंसे हुए भाग में क्या होती है, पालिश, और उभरे हुए भाग से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये आपकी AB आपकी वस्तु है, ये A और B आपकी क्या है, वस्तु है। कहाँ पर है, अनंत पर है। ठीक है, यहाँ से ये प्रकाश किरणें आ रही हैं। ठीक है, ये सभी क्या होंगी, परावर्तित होके कहाँ से होकर के जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी। और और उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, मुख्य फोकस है। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगी, परावर्तित होके क्या होगा, ये मुख्य फोकस से होकर के जाएंगे। ठीक है, वास्तविक रूप से तो ये परिवर्तित हो गई, लेकिन आभासी रूप से कहाँ से जाएंगे, मुख्य फोकस से होकर के जाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगली स्थिति आती है कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखी हो। ठीक है, अब वस्तु को हम कहाँ पर रख दें, अनंत और इसके दर्पण के ध्रुव के बीच रखते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये आपकी मुख्य अक्ष के समांतर गई, अब परावर्तित होके जो है ये कहाँ से जाएगी, आपकी आभासी रूप से मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, और एक जाएगी आपकी वक्रता केंद्र से। कहाँ से, वक्रता केंद्र से, ये आपकी आभासी रूप में इधर से गई। ठीक है, ये दोनों आपकी मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, A' और B' में। ठीक है, तो जब वस्तु आप कहाँ पर, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब आपका बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में। कहाँ पर, ध्रुव, ये आपका क्या होता है, ध्रुव, और ये आपका मुख्य फोकस। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी रहेगा। कैसा रहेगा, आभासी रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं, सारणी में देख लेते हैं। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा विन्यास। ठीक है, तो इसमें दो स्थितियां हैं। पहला है जब वस्तु अनंत पर हो तो उसमें प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर, फोकस पर, दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार जो है वो क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। और प्रकृति कैसी रहेगी, आभासी और सीधी। कैसी रहेगी, आभासी और सीधी। नेक्स्ट दूसरा, अनंत तथा जब दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाता है तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा उसका प्रतिबिंब, और क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा और आभासी तथा सीधा होगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब आते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक, अब इसका उपयोग समझ लेते हैं। ठीक, पहला कह रहा है कि उत्तल दर्पण मोटर कारों और ट्रकों आदि में चालक की सीट के पास लगाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी कि जहां पर चालक होता है उसके, अगर आपने गौर किया हो, बगल में होता ही है। ठीक है, आजकल जो है मॉडर्न जमाना है तो बगल में आपने देखा होगा शीशे में, मोटरसाइकिल में भी लगा होता है। ठीक है, तो उसमें आप जब भी ड्राइवर ड्राइव करता है तो उस कहाँ पर देखता है, ये तो सामने, और दूसरी चीज वो दर्पण में देखता है। ठीक है, जो उसके बगल में लगा होता है। ठीक है, वो कौन सा दर्पण होता है, वो आपका होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, उत्तल दर्पण जो है बड़ी वस्तु को, यानी कि बड़े आकार की वस्तु को एक छोटा सा प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बड़े बड़े ट्रक जो है ड्राइवर को एक छोटे आकार में दिख जाता है और आसानी से वो समझ जाता है कि पीछे से कोई वाहन आ रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जिससे चालक अपने पीछे
आने वाले वाहनों को देख सके तथा वह वाहन सुरक्षित रूप से चला सके। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जबकि यह प्रतिबिंब छोटा होता है परंतु इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। इसका मतलब कहने का यह है कि दृष्टि क्षेत्र यानी कि जो हम देखते हैं, तो अगर हम उत्तल दर्पण की सहायता से देखेंगे तो हम बहुत सारा एरिया देख लेंगे, ठीक है। और ये क्या करता है कि वास्तविक तो नहीं बनाता, आभासी बनाता है, बट लेकिन ये छोटा आकार करके हमें प्रतिबिंब बना के देता है और क्या करता है, सीधा देता है, ठीक है। जैसा आ रहा है वैसा ही बना करके देगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों तथा बाजारों पर लगे प्रकाश लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में किया जाता है, जिससे प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैल सके। आपने देखा होगा रोड लाइट में कि रोड लाइट छोटी सी होती है, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे एरिया में वो क्या करता है, प्रकाश फैला देता है, जबकि टार्च ऐसा नहीं करता है। टार्च एक छोटा सा एरिया कवर करता है, बट लेकिन अगर आप रोड लाइट में देखें तो रोड लाइट में क्या होता है कि वह होती तो छोटी सी है, लेकिन वो क्या करता है, बहुत सारा एरिया कवर कर लेता है। तो उसमें से आइए बताते हैं। ये है आपकी रोड लाइट, ठीक है। ये क्या है, आपकी रोड लाइट है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे दर्पण लगा होगा और दर्पण के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, एक बल्ब लगा होगा। क्या लगा होगा, बल्ब लगा होगा, और इसको ढकने के लिए क्या होगा, कांच का टुकड़ा और ऊपर से लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपका दर्पण, इसको अलग कलर से कर लेते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक से हमने बना दिया है, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो देखिए ये बल्ब है आपका, ठीक। ये बल्ब जैसे ही इसमें पड़ता है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण में पड़ता है, तो ये क्या करता है कि जैसे इसमें पड़ेगा तो ये प्रकाश को क्या करता है, ऐसे ऐसे फैला देता है, ठीक है। ये ऐसे क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है, यानी कि एक छोटा सा बल्ब क्या करता है, बहुत सारा एरिया आपका क्या करता है, कवर कर लेता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। जबकि टार्च क्या करता है, टार्च में देखिए आपको ऐसे अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में यहाँ पर जो है बल्ब लगा होता है, तो ये क्या करता है कि ये सारी किरणें जो है एक समांतर रूप में, मान लीजिए यहाँ से टकराई और ऐसे कर देता है, ठीक है, समांतर उसको एक सीधी रेखा में भेज देता है, ठीक है, जिस कारण से इसमें प्रकाश फैल नहीं पाता। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है। स्ट्रीट लाइट क्या होती है, बहुत सारे एरिया में प्रकाश फैला देती है, ठीक। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है कि समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पणों की पहचान, ठीक है। इसको समझ लेते हैं कि दर्पण की पहचान दो प्रकार से की जाती है। पहला स्पर्श करके और दूसरा प्रतिबिंब देख के, ठीक है। स्पर्श देख के कैसे, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। दर्पण के परावर्तक तल को स्पर्श करके उसकी पहचान की जाती है। यदि परावर्तक तल समतल है, ठीक है, कैसा है, समतल है, जैसे कि आप अपना जो है चेहरा देखते हैं जिसमें, ठीक है, उसको आप अगर टच करेंगे तो क्या होता है, समतल होता है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि वह कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक। यदि परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ है, ठीक है, यदि परावर्तक तल आप ऐसे मान लीजिए हाथ है, अगर आप इसको टच करें तो ये क्या होगा, अंदर की ओर दबा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे आपको महसूस हो रहा है तो वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे, ठीक है, टच करते हैं और आपको उभरा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, उभरा हुआ अगर आपको दिखाई देता है तो ये कौन सा दर्पण होगा, ये आपका होगा उत्तल दर्पण। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि प्रतिबिंब को देख करके, ठीक है, प्रतिबिंब को देख करके इसको समझ लेते हैं। यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखने पर प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के आकार का हो तो वह क्या होगा, समतल दर्पण होगा, ठीक है। कैसा है कि अगर हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रख दें, ठीक है, और वह क्या हो, सीधा हो और वस्तु के आकार का हो, ठीक है, तो वह कैसा होगा, समतल दर्पण होगा, ठीक है। आगे यदि वस्तु को दर्पण के नजदीक रखने पर प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से क्या हो, बड़ा बने, तथा दूर रखने पर उल्टा व वस्तु से बड़ा या छोटा बने, तो वह कौन सा दर्पण होगा, वह आपका होगा अवतल दर्पण होगा, ठीक है। और तीसरा, यदि